हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक किताब आपके सोचने का तरीका बदल सकती है? क्या आप उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को पता है? मैं हूं आपका साथी बुक बैंटर और मैं आपके लिए लेकर आता हूं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों का निचोड़। कम समय में ज्यादा ज्ञान। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसेल के द्वारा लिखी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। नमस्कार। आज हम पैसे से जुड़े कुछ बेहद अहम विचारों पर बात करेंगे। ये हमें धन मनोविज्ञान, व्यवहार और वित्त नाम के एक स्रोत से मिले हैं। अक्सर हमें लगता है ना कि पैसे के फैसले स्प्रेडशीट और कैलकुलेटर से होते हैं, एकदम तर्कसंगत। पर असलियत थोड़ी अलग है। ये फैसले हमारी जिंदगी की भाग-दौड़, हमारे डर, शायद हमारे अहंकार और हाँ, सामाजिक दबाव के बीच लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें ये बहुत ज्यादा असर डालती हैं। तो इस स्रोत का सबसे बड़ा दावा यही है कि भाई वित्तीय सफलता में ज्ञान से ज्यादा हमारे व्यवहार का हाथ होता है। हाँ, व्यवहार के हम एक्ट कैसे करते हैं पैसों के साथ। तो चलिए आज इसी व्यवहार वाले पहलू को थोड़ा खुरेदते हैं। देखते हैं कि पैसे को लेकर हम क्या सीख सकते हैं। पहला ही विचार मुझे तो बड़ा सोचने पर मजबूर कर गया कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। मतलब अमीर दिखने की कोशिश अक्सर अमीर बनने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। थोड़ा अजीब नहीं लगता ये? हाँ, सुनने में शायद थोड़ा विरोधाभासी लगे, है ना? पर ये बहुत गहरा सच है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि सच्ची दौलत वो छिपी होती है। अच्छा। ये वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया। अच्छा। देखिए, महंगी कारें, बड़े घर, ये सब खर्चे हैं, संपत्ति नहीं बन रहे होते उस तरह से। हाँ। असली दौलत का मतलब है वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता मतलब ये जानना कि आपके पास इतने संसाधन हैं कि आप अपने समय का नियंत्रण खुद कर सकें। ओके। आप तय कर सकें कि आपको क्या करना है, कब करना है, किसके साथ करना है। ओके। ये आज़ादी ही असली दौलत है, न कि वो दिखावे की चीजें। बल्कि दिखावा तो अक्सर घटती हुई दौलत का संकेत होता है। तो आप कह रही हैं कि दौलत एक तरह की क्षमता है, भविष्य में विकल्प खरीदने की क्षमता, न कि सिर्फ अभी चीजें खरीदने की। बिल्कुल बिल्कुल वही। इससे वो बात भी समझ आती है कि क्यों कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी अमीर नहीं बन पाते। शायद वो सब दिखावे पर ही खर्च कर देते हैं। एग्जैक्टली। वो अमीर दिखने में कामयाब हो जाते हैं, पर अमीर बनने वाला जो प्रोसेस है ना, उसको धीमा कर देते हैं। अब इसी से जुड़ा एक और पहलू है किस्मत और जोखिम का। हाँ। स्रोत कहता है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्हें अनदेखा करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे? हम तो अक्सर सफलता को मेहनत से जोड़ते हैं और असफलता को भाई गलती से। और यहीं हम शायद थोड़ी चूक जाते हैं। जीवन और खासकर निवेश की दुनिया ये संभावनाओं का खेल है। हर सफल व्यक्ति सिर्फ अपनी मेहनत से सफल नहीं होता, इसमें लक का, किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। ठीक वैसे ही हर असफल व्यक्ति सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से असफल नहीं होता। हो सकता है उसके साथ बुरा जोखिम या दुर्भाग्य जुड़ा हो। बिल गेट्स जैसे सफल लोग भी मानते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली थे कि सही समय पर सही जगह थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नतीजों को देखते समय थोड़ा ठहर के सोचना चाहिए। हाँ। अपनी सफलता पर जरूरत से ज्यादा गर्व ना करें और दूसरों की असफलता पर तुरंत कोई फैसला ना सुनाएं। क्या ये हमें ज्यादा विनम्र बनाता है? बिल्कुल। विनम्रता और सहानुभूति, ये समझना कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, ये हमें यथार्थ के ज्यादा करीब लाता है। जब हम सफल हों तो याद रखें कि शायद इसमें भाग्य का भी योगदान था। सही बात है। और जब कोई और गिरे तो सोचें कि शायद हालात उनके खिलाफ थे। ये हमें बेहतर निवेशक भी बनाता है और शायद बेहतर इंसान भी। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ नतीजों से लोगों को आंकना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। ये नजरिया वाकई जरूरी है, खासकर आज की दुनिया में जहां सफलता का इतना शोर है। अच्छा, अगला विचार, पर्याप्त या इनफ शब्द की ताकत। स्रोत कहता है कि ये जानना कि कब आपके पास पर्याप्त है एक सुपर पावर जैसा है। क्यों? ये इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि देखिए, इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है ना। और ज्यादा की चाहत, ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा चीजें, ये एक अंतहीन दौड़ है। मनोवैज्ञानिक इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आप कुछ हासिल करते हैं,
थोड़ी देर खुशी मिलती है, फिर आदत पड़ जाती है। हाँ, फिर आप उसके आदी हो जाते हैं और फिर कुछ नया, कुछ और ज्यादा चाहने लगते हैं। पर्याप्त को पहचानना बेसिकली इस दौर से बाहर निकलने का रास्ता है। तो ये सिर्फ संतुष्ट होना नहीं है, बल्कि एक तरह का रणनीतिक फैसला है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये समझना कि किस पॉइंट पे आपको रुक जाना है। ये आपको गैर जरूरी जोखिम लेने से बचाता है। कई लोग जिनके पास पहले से ही पर्याप्त से ज्यादा होता है, वो और ज्यादा के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जैसे अपनी इज्जत, अपनी आजादी, अपना परिवार और यहाँ तक कि अपनी जमा पूंजी भी। वो ये भूल जाते हैं कि जो उनके पास है वो शायद उससे कई ज्यादा कीमती है जो वो पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी उन्हें शायद जरूरत भी नहीं है। सही कहा। उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम शायद पसंद भी नहीं करते। ये बात तो चुभने वाली है। मतलब अपनी सीमाएं जानना और फालतू के लालच से बचना ही असली समझदारी है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प फर्क बताया गया है, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। ये तो अलग बातें क्यों हैं? क्योंकि दोनों के लिए मानसिकता और जो स्किल्स चाहिए वो बिल्कुल अलग है। अच्छा। अमीर बनने के लिए आपको अक्सर आशावादी होना पड़ता है, थोड़ा रिस्क लेने का साहस दिखाना पड़ता है, शायद थोड़े आक्रामक फैसले भी लेने पड़ते हैं। आपको मौके पहचानने और उन पर दांव लगाने की हिम्मत चाहिए होती है। और अमीर बने रहने के लिए इसका ठीक उल्टा रवैया चाहिए होता है। यहाँ विनम्रता सबसे जरूरी है। ये समझना कि जो किस्मत या जोखिम आपको ऊपर लाया वही आपको नीचे भी गिरा सकता है। राइट। इसलिए आपको किफ़ायती होना पड़ता है, फिजूल खर्ची से बचना होता है, और सबसे ज़रूरी थोड़ी सी सतर्कता, या जिसे स्रोत ने मजाक में पैरानोया कहा है। पैरानोया मतलब ये लगातार सोचना कि क्या गलत हो सकता है और उसके लिए तैयार रहना। पैसा बचाना, उसे संभाल कर रखना, उसे गंवाने से बचाना, ये एक डिफेंसिव गेम है। अच्छा, डिफेंसिव। हाँ, पैसा कमाना शायद आक्रामक हो सकता है, पर उसे बनाए रखना एक रक्षात्मक कौशल मांगता है। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे क्रिकेट में तेजी से रन बनाना और विकेट बचाकर लंबी पारी खेलना। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। दोनों जरूरी हैं, पर दोनों के लिए तकनीक अलग चाहिए। ये समझना वाकई जरूरी है कि सिर्फ कमाना काफी नहीं है, उसे सहेजना भी एक कला है। बिल्कुल, और सहेजने की इस कला में एक खामोश हीरो है, कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि। कंपाउंडिंग? हाँ, सुना है। स्रोत इसे वित्त की दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेकिन शायद सबसे कम सराहा जाने वाला बल कहता है। कंपाउंडिंग का जिक्र तो खैर अक्सर होता है, लेकिन इसे इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्या है इसमें इतना खास? खास ये है कि ये हमारी जो सहज बुद्धि है ना, उसके थोड़ा खिलाफ काम करता है। कैसे? हम सोचते हैं लीनियर ग्रोथ, मतलब सीधी रेखा में विकास। आज 10 हैं, कल 11, परसों 12। लेकिन कंपाउंडिंग घातीय, एक्सपोनेंशियल रूप से काम करता है। 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32। अच्छा। शुरुआत में ये बहुत धीमा लगता है, इतना धीमा कि लगभग अदृश्य। इसीलिए लोग अक्सर धैर्य खो देते हैं। लेकिन लंबे समय में इसका असर विस्फोटक होता है। अब वॉरेन बफे को देखिए, उनकी ज्यादातर दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद बनी है। सच में? 50 के बाद? हाँ। क्यों? क्योंकि दशकों के वो छोटे छोटे लाभ चक्रवृद्धि होकर विशाल बन गए। तो असल जादू वो समय में छुपा है कि छोटे लगातार प्रयास दशकों में बड़े एकमुश्त लाभ से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, धैर्य और समय। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए समय चाहिए। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये धीरे धीरे पर निश्चित रूप से संपत्ति बनाने का तरीका है। लेकिन मुश्किल यही है कि हमें तुरंत परिणाम देखने की आदत है। एग्जैक्टली। और कंपाउंडिंग का जादू खामोशी से पर्दे के पीछे काम करता है। इसे अपनी तरफ करने का सबसे अच्छा तरीका है जल्दी शुरुआत करना और लंबे समय तक टिके रहना। धैर्य और समय, ये बातें आजकल कम ही सुनने को मिलती हैं। खैर, अब एक और व्यावहारिक बात पर आते हैं। स्रोत कहता है कि हर कोई अलग खेल खेल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि किसी और के वित्तीय फैसलों की नकल करना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अच्छा। हम अक्सर देखते हैं ना कि कोई दोस्त या रिश्तेदार किसी खास स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, और हम भी सोचते हैं चलो हम भी कर लें, बिना सोचे समझे। हाँ, होता है ऐसा। ये एक बड़ी गलती हो सकती है। क्यों? अगर वो सफल हो रहे हैं तो उनकी नकल करने में हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि आप उनका खेल नहीं जानते। उनके वित्तीय लक्ष्य क्या हैं, उनकी टाइमलाइन क्या है, वो कितना जोखिम उठा सकते हैं, उनकी आय, उनके खर्चे क्या हैं,
ये सब आपसे बिल्कुल अलग हो सकता है। हो सकता है वो 25 साल का एक युवा ट्रेडर हो जो बहुत ऊंचे जोखिम वाले शॉर्ट टर्म दांव लगा रहा हो, ओके। और आप शायद 55 साल के व्यक्ति हो जो रिटायरमेंट के लिए आराम से बचत कर रहे हो। उसकी रणनीति आपके लिए तो तबाही ला सकती है ना? हाँ, बात तो सही है। यानी दूसरों से प्रेरणा लेना ठीक है, पर आंख बंद करके नकल करना वो बेवकूफी है। बिल्कुल। हमें अपने लक्ष्य, अपनी जोखिम क्षमता, अपनी समय सीमा, इन सबको ध्यान में रखकर ही फैसले लेने चाहिए। निश्चित रूप से। हो सकता है आप शेयर बाजार में शायद लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हो, 20-25 साल के लिए, जबकि आपका दोस्त शायद अगले साल घर खरीदने के लिए पैसा जमा कर रहा हो। दोनों के लिए सही निवेश रणनीति बिल्कुल अलग होगी। बिल्कुल। आप अपना खेल खेल रहे हैं, किसी और का नहीं। ये बहुत बहुत जरूरी याद दिलाने वाली बात है। और अंत में एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह दी गई है, गलती की गुंजाइश रखना, यानी सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाना। ये क्या चीज है और क्यों जरूरी है? सुरक्षा का मार्जिन, ये बस इस बात को स्वीकार करना है कि भविष्य अनिश्चित है। हम नहीं जानते कल क्या होगा और हमारी योजनाएं गलत हो सकती हैं। हम कितना भी रिसर्च कर लें, कितनी भी सटीक भविष्यवाणी करने की कोशिश करें, कुछ न कुछ अप्रत्याशित जरूर होगा। अर्थव्यवस्था बदल सकती है, नौकरी जा सकती है, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, कुछ भी। सुरक्षा का मार्जिन इन अनिश्चितताओं के लिए एक बफर या कुशन बनाने जैसा है। तो ये बफर कैसे बनाया जा सकता है? क्या इसका मतलब है कि थोड़ा कम जोखिम लेना या ज्यादा बचत करना? हाँ, ये कई तरीकों से हो सकता है, जैसे उम्मीद से थोड़ी ज्यादा बचत करना, अपनी सारी संपत्ति एक ही जगह निवेश ना करना, डाइवर्सिफाई करना जिसे कहते हैं। ओके। थोड़ा कैश या ऐसी संपत्ति रखना जो आसानी से बिक सके, बहुत ज्यादा कर्ज ना लेना। ये सब सुरक्षा का मार्जिन बनाने के तरीके हैं। मूल विचार ये है कि आपकी योजना इतनी टाइट ना हो कि एक छोटी सी गड़बड़ी से भी सब कुछ बिखर जाए। लचीलापन। हाँ, बिल्कुल। आपकी योजना में उतार चढ़ाव और झटकों को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। ये आपको लचीलापन देता है और मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देता है। ये इस बात को स्वीकारना है कि हम भविष्य नहीं जानते, इसलिए हमें उसके लिए थोड़ा तैयार रहना चाहिए। ये तो जिंदगी के शायद हर पहलू पर लागू होता है। तो कुल मिलाकर इन सभी बातों से ये साफ है कि पैसे का प्रबंधन सिर्फ गणित या अर्थशास्त्र का मामला नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा मनोविज्ञान और व्यवहार का खेल है। हाँ, बिल्कुल। हमारी भावनाएं, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, ये सब हमारे वित्तीय फैसलों और नतीजों को गहराई से प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद पैसे को किस नजरिए से देखते हैं। क्या ये सिर्फ लक्ष्यों को पाने का एक साधन है, या फिर ये हमारी पहचान, हमारे अहंकार या शायद हमारी असुरक्षाओं से जुड़ गया है? गहरा सवाल है। हाँ, जब हम कोई वित्तीय फैसला लेते हैं तो उसमें तर्क कितना होता है, और भावनाएं, सामाजिक दबाव या हमारे अतीत के अनुभव वो कितने हावी होते हैं। ये आत्ममंथन जरूरी है। तो शायद सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल कोई जटिल निवेश रणनीति सीखना नहीं है, शायद नहीं, बल्कि अपने ही मनोविज्ञान को समझना है, अपनी भावनाओं को पहचानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और अपनी असली प्रेरणाओं को समझना। और जैसा कि स्रोत ने इशारा किया, शायद सबसे बड़ी चुनौती ये तय करना है कि हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त का मतलब क्या है। हाँ, ये पर्याप्त वाली बात। ये एक सवाल है जिस पर हम सभी को शायद थोड़ा और विचार करना चाहिए। अगर आप इस तरह की और भी शानदार ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। और आपको इस समरी से सबसे बड़ी सीख क्या मिली, नीचे कमेंट में साझा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।